द सुप्रीम कोर्ट, द एपेक्स कोर्ट। ऐसा क्या हुआ इस केस लॉ में जो सुप्रीम कोर्ट को सिंगल बेंच ऑफ हाई कोर्ट के साथ एग्री करना पड़ा और वहीं डिविजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट के साथ डिसएग्री करना पड़ा था। ऐसा क्या था इस केस लॉ में, ऐसा क्या इसके फैक्ट्स थे, इश्यूज थे और जजमेंट था जो सुप्रीम कोर्ट को सिंगल बेंच का स्टैंड लेना पड़ा और डिविजनल बेंच के साथ डिसएग्री करा। उस सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल लीगल एडू बर्ड्स पे। और ये वाला जो वीडियो है वो सीपीसी के केस लॉस पार्ट 1 से ही रिलेटेड है, ये उसी के कंटिन्यूएंस में है पार्ट 2। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को 5 मेन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस लॉस बताए थे, उसी को मैं आज कंटिन्यू करने वाली हूँ विद सेकेंड केस लॉ जो है इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड AIR 1998 SC 1952. This case is related to section 10 of CPC 1908 and order number 37. Before going into the deep roots of this case law, let me explain you what is section 10. Section 10 says about stay in suit, वाद को रोक देना। और इसी सेक्शन में हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ सब रेस जुडाइस क्या होता है। तो ये जो सेक्शन है हमें ये बताता है कि कोर्ट में 2 पैरेलल केसेस बिटवीन द सेम पार्टीज ऑन द सेम मैटर्स नहीं चल सकते, उसमें से एक सब्सिक्वेंट केस पे स्टे लगना ही होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल A और B पार्टी है, उनका सेम मैटर है कि वो C पे लड़ रहे हैं। ठीक है, अब वो गए डिफरेंट कोर्ट में, सपोज X एंड Y में गए, तो हो सकता है ना कि X अलग डिसीजन दे दे, Y अलग डिसीजन दे दे, तो क्या हो जाएगा, दोनों के डिसीजन कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएंगे, है ना। तो इसी चीज से बचने के लिए ये सेक्शन को बनाया गया है। और इसमें ये भी बोला गया है कि अगर X कोर्ट में गया है और फिर Y कोर्ट में गया है तो Y कोर्ट में जो केस गया है उस पे स्टे लग जाना चाहिए। ठीक है, टू बी मोर प्रिसाइज विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सब रेस जुडाइस, लेट मी एक्सप्लेन यू कि this concept is a Latin maxim based on a Latin maxim which means under judgment. This principle is based on public policy which prohibits plaintiff to file 2 parallel cases on the same subject matter and restricts the chances of having 2 contradictory judgment by 2 courts. ठीक है, 2 courts contradictory judgment है, उससे बचने के लिए इस concept को लाया। The main purpose of this section is to safeguard the public from the 2 contradictory judgment of the courts, और कोर्ट्स के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो इस चीज को लेकर, इसीलिए ये वाला जो सेक्शन है ये आया है। अब हम समझते हैं हमारा ऑर्डर 37 क्या होता है। ऑर्डर 37 बात करता है समरी प्रोसीजर के बारे में। अब हमें समरी से ही समझ आ रहा है, समरी मतलब छोटा, ब्रीफली। ठीक है, तो ऐसे जो केसेस है जिसमें हमें ज्यादा प्रोसीडिंग्स नहीं चाहिए वो छोटे मोटे केसेस इसके अंदर लाए जाते हैं, क्योंकि आप सबको पता है ऑर्डिनरी केसेस में क्या होता है, जो प्रोसीजर होती है वो अच्छी खासी लंबी चौड़ी होती है। तो इसी लंबी चौड़ी को छोटा करने के लिए जो समरी प्रोसीजर है उसको लाया गया है कि जो समरी सूट्स हैं छोटे मोटे हैं उनको हैंडल करने के लिए हम इधर ऑर्डर 37 में लगा सकते हैं। अब इस ऑर्डर में सबसे पहले ये बताया गया कि कौन कौन से कोर्ट्स हैं जो इसके अंदर आए हुए केसेस को हैंडल करता है। तो सबसे पहला होता है वो हाई कोर्ट, दूसरा होता है सिटी सिविल कोर्ट, फिर तीसरा आता है कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेस और फोर्थ आता है अदर कोर्ट्स। अब ये जो अदर कोर्ट्स है उसको कौन बताएगा कि अदर कोर्ट्स होते क्या है, तो ये भी हाई कोर्ट ही अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स के केसेस आते हैं। तो सबसे पहले तो जो सूट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट्स है, हुंडीज है, इस सब के केसेस आते हैं। अब आप बोलोगे यार डिसऑनर ऑफ द चेक के जो केसेस हैं वो तो NI के अंदर आते हैं, तो फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं, तो फिर CPC में क्यों लगेंगे। तो जो भी केसेस इनसे रिलेटेड और जिसमें आप सिविल सूट फाइल कर रहे हो वो सारे ऑर्डर 37 के अंडर लगते हैं। ठीक है, फिर आता है रिकवरी ऑफ द डेब्ट। इन सब के जो केसेस छोटे मोटे केसेस जो होते हैं वो ऑर्डर 37 के अंदर आते हैं CPC के। Not going in the deep roots of this order, let's come back to our original topic which was the case law Indian Bank versus Maharashtra State Cooperative Marketing Federation AIR 1998 SC 1952. Let us see the facts of this case first. अब इस केस लॉ के फैक्ट्स ये हैं कि जो हमारा महाराष्ट्र फेडरेशन है उसने क्या करा, उसने रिकवरी का सूट लगा दिया अगेंस्ट इंडियन बैंक और इसी के फॉलो अप में
इंडियन बैंक ने क्या करा, महाराष्ट्र फेडरेशन के ऊपर समरी सूट लगा दिया अंडर ऑर्डर 37। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आया कि ये जो समरी सूट लगाया गया है अंडर ऑर्डर 37 उसको कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर स्टे कर देना चाहिए। फेडरेशन तो यही बोलेगी कि स्टे कर देना चाहिए, लेकिन जब ये केस सिंगल बेंच ऑफ हाई कोर्ट के पास गया तो सिंगल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया और उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो केस है, जो समरी सूट है वो कंटिन्यू होगा। क्यों? क्योंकि जो अंडर सेक्शन 10 जो ट्रायल वर्ड है उसका एम्बिट जो है वो इतना बड़ा नहीं है जो कि वो उसको अपने अंदर संभाल ले, तो इससे बेटर है कि ये जो समरी सूट है वो चलना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ में ये भी बोला गया कि महाराष्ट्र फेडरेशन को कि आप 4 करोड़ रुपए डिपॉजिट कर दीजिए। अब ऑब्वियसली महाराष्ट्र फेडरेशन तो डिसअपॉइंट होगी, तो उन्होंने अपील करी और ये केस गया डिविजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट के पास और उन्होंने ये कह दिया कि जो ट्रायल है उसका एम्बिट बहुत बड़ा है, तो जो ये समरी सूट है वो उसी के अंदर आएगा, तो इसीलिए समरी सूट को स्टे कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि सेक्शन 10 ये बोलता है कि 2 पैरेलल केसेस नहीं चल सकते। ठीक है, अब फाइनली वापस से अपील हुई और फाइनली ये केस गया हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली बिना एनालिसिस के तो वो कोई जजमेंट नहीं देता। उन्होंने बहुत सारी चीजें एनालाइज करी, उन्होंने ऑर्डर 37 को समझा, फिर सेक्शन 10 के एम्बिट को समझा और फाइनली उन्होंने ये बोला कि जो ऑर्डर 37 है वो बहुत यूनिक केसेस में लगता है और उसकी जो प्रोसीडिंग्स है वो बहुत ही स्पेशल होती है। ठीक है, और साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट करा हाई कोर्ट की सिंगल बेंच को और ये कहा कि सेक्शन 10 इट्स नॉट एप्लीकेबल टू ऑर्डर 37, मतलब सेक्शन 10 और ऑर्डर 37 अलग अलग चल सकते हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सिंगल हाई कोर्ट बेंच का जो डिसीजन था उसको सपोर्ट करा और ये बोला कि समरी सूट अलग से चलेगा और महाराष्ट्र फेडरेशन का रिकवरी का जो केस है वो अलग अलग चलेंगे, दोनों अलग चलेंगे। तो यही था हमारे सुप्रीम कोर्ट का एपिक जजमेंट जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिंगल बेंच ऑफ हाई कोर्ट को सपोर्ट करा। आई होप आप लोगों को मेरा ये जो केस लॉ है ये अच्छे से समझ आया होगा और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है तो प्लीज डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड आस्क देयर और इवन you guys can comment below. I would really like to solve your doubts. So just stay tuned for our further videos, further case laws which are going to discuss in the next video. So thank you so much. Just like and share this video with all of your friends.